नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 को हम हल करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। मैं आपको एक प्रश्न हल करवा रहा हूँ, वो बाकी 2 अपने स्वविवेक से हल करें। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। विद्यार्थियों, हम यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ हम दो बार आया है तो 2 की घात 2 गुणित 3 हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से देंगे तो 5 आएगा और 5 से देंगे तो 1 आएगा। तो विद्यार्थियों, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 5। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम 3 से देंगे तो 7 बचेगा और 7 से देंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 7 हमको प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ महत्तम समावर्तक में हमको ये देखना है कि तीनों में से कौन सा भाग कॉमन है। तो हम यहाँ इस तीनों के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि 3 इसमें सबसे कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए इसका महत्तम समावर्तक हो गया 3। अब यहाँ हमको लघुत्तम समावर्तक देखना है। पहले विद्यार्थियों, यहाँ सारे जो एक एक बार लिखे हैं उनको सबको लिख लो। जैसे 3 है, 5 है और 7 है। अब यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात को लिखना है, तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 2 है। तो विद्यार्थियों, यहाँ लघुत्तम समावर्तक हो गया 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमको 420 प्राप्त हो गया। तो ये आपको लघुत्तम समावर्तक था पहले प्रश्न का। अब आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा। HCF कोष्टक में 306 और 657 कोष्टक बंद बराबर 9 दिया है। LCM 306-657 कोष्टक बंद ज्ञात करो। विद्यार्थियों, हमको एक सूत्र पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है। LCM गुणित HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याओं का गुणनफल में पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है LCM गुणित HCF, आपको यहाँ 9 दिया है और 2 संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या 306 गुणित दूसरी संख्या 557। तो LCM बराबर 306 गुणित 657 बटे 9। तो विद्यार्थियों, 9 से 306 कट जाएगा तो ये 34 बार कटेगा। तो 34 गुणित 657 बराबर 22,338। तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 5 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में ही लिखा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो माना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। अब विद्यार्थियों, यहाँ हम 6 की घात n को 2 की घात 3 गुणित की घात n भी लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई भी अंक नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की घात n का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रश्न चौथा एवं 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सावधानीपूर्वक हल करें। नहीं आता है तो अपने विद्यालय में विषय शिक्षक से पूछें। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।